वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज मैं एक चीज़ पर पर्सनल ना मैं अपनी कुछ थेरेपी करवाना चाहता हूँ। जनरली मेरा जो ये काम है पॉडकास्ट के ऊपर, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। कभी कभार बंदा जोन आउट भी हो जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि यार आप सुन रहे हैं और वो बात ऐसी हो रही है कि आप सडनली कुछ और सोचना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है और मैं सीखना चाहता हूँ कि किस तरीके से बंदा एक्टिवली अगले बंदे को सुन सके, एक्टिव लिसनिंग कर सके। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है ऑब्वियसली हमारे फेवरेट साइकोलॉजिस्ट अली इलियास सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू सो मच। सो आज मैं अगेन बात करना चाहूँगा एक्टिव लिसनिंग के बारे में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? डू यू थिंक दैट्स अ थिंग? Yeah, I think I definitely think that's the thing. So, this one connects with our last podcast on body language. क्योंकि हम जब लास्ट टाइम बात कर रहे थे ना कि मतलब हम तो ज़्यादा हमने रीडिंग बॉडी लैंग्वेज की बात की थी। आज हम हल्का सा टच करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट भी किस तरह कम्युनिकेशन में। अच्छा, एक्टिव लिसनिंग से भी पहले मैं पैसिव हियरिंग का कॉन्सेप्ट दूंगा, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग का ऑपोजिट है पैसिव हियरिंग। क्योंकि पैसिव हियरिंग हम ऑटो पायलट पे कर रहे होते हैं। मतलब जब हम किसी के साथ बैठे हैं और एक बंदा हमारे साथ बात कर रहा है तो हम वी यूजुअली नॉट पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन। हम ज़्यादा चीज़ें हमें याद भी नहीं रहती हमें क्या क्या रहे हैं हम और यूजुअली हम जब सोच रहे होते हैं कि हम रिस्पॉन्ड करने का सोच रहे होते हैं, सुनने का नहीं सोच रहे होते। तो वो पैसिव हियरिंग होती है। वो इसमें मतलब हम इंटेंट के साथ नहीं सुन रहे होते, अटेंशन के साथ नहीं सुन रहे होते, और वो काफ़ी ऑटो पायलट पे ऑटोमेटिकली होती रहती है। एक्टिव लिसनिंग एक मुख्तलिफ चीज़ है। एक्टिव लिसनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसके अंदर आप एक पॉजिटिव इंटरेक्शन के लिए एक इंसान के साथ बैठे हुए हैं, आप उनको बोलने दे रहे हैं, आप उनके सारे व्यूज़ अब्जॉर्ब कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करें। तो द फोकस इज़ ऑफ मी एंड ऑन टू यू। तो दैट मीन्स इज़ कि मैं बैठ के ना जब सुन रहा हूँ, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन व्हाट यू आर सेइंग and to focus on what I'm my thinking, thoughts, yeah. and focus on what I'm going to say next. Oh, right. तो active listening के अंदर the focus is on you, कि मैं समझना चाहता हूँ कि मुज़म्मिल अब क्या कहने की क्या कोशिश कर रहा है, what is he trying to say, right? And that's something you have to do a lot of on these podcasts. So मतलब it's something that you're already practicing in your day-to-day life. I mean, कितने 3 podcast होते हैं हफ्ते में? हाँ, 3 podcast होते हैं। and वही वाली बात है ना कि अगर सिर्फ मुझे सुनना होता ना तो दैट्स वन थिंग, बट जो आपने वो वाली बात बोली कि आई एक्टिवली हैव टू रिस्पॉन्ड एज वेल। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं सुन रहा हूँ, मैं इतना डेप्थ में सुन रहा हूँ उस बंदे की बात के फैसिनेटिंग, एंड देन सडनली वो एक स्टॉप पे आ जाता है और फिर मैं कहता हूँ अच्छा so the balance between that sort of I'm trying to learn that. I think that I'm also constantly trying to learn that, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ तो है ही नहीं ना जो आप परफेक्ट कर लेते हैं। एक ऐसी चीज़ है जो आप वक्त के साथ सीखते रहते हैं। लेकिन जो एक्टिव लिसनिंग है वो इट्स वन ऑफ दोस सॉफ्ट स्किल्स, दीज थिंग्स वी कॉल सॉफ्ट स्किल्स, राइट? क्रिटिकल थिंकिंग की तरह है या फिर और किसी भी सॉफ्ट स्किल की तरह है। और ये एक whenever I say something is a skill, that means that you can learn it, right? So एक्टिव लिसनिंग जो है उसको सीखने के भी बहुत मुख्तलिफ तरीके हैं, बस आपको उनकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो वो हम आज डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ वी कैन improve and I feel like that's पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर जनरली वो बहुत मिसिंग है यार। देखो इसके और आप देखो कि इसके फ़ायदे कितना है। मतलब वर्क स्पेस के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर्स इस चीज़ को कितना देखते हैं। मतलब टेक्निकल स्किल्स की आज की दुनिया में कमी नहीं है। एटलीस्ट अगर है भी ना तो इट्स ईजी टू गेट एन टेक्निकल स्किल एंड पीपल ऑलरेडी आर लुकिंग टू गेट अ टेक्निकल स्किल। लेकिन फिर जब दो लोग जिनकी सेम टेक्निकल स्किल्स होती हैं वो अपनी सॉफ्ट स्किल्स की बेसिस से डिफरेंशिएट किए जाते हैं। यस, फ्रॉम एज फार एज माय अंडरस्टैंडिंग। एंड वो अगर कम्युनिकेट ही सही नहीं कर सकते तो फ़ायदा कोई नहीं ना। मतलब हमारी जिस टेक इंडस्ट्री के अंदर या आईटी इंडस्ट्री के अंदर हमेशा क्या होता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज़ अ फंडामेंटली इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर रिक्वायरमेंट ही गलत गैदर करोगे, कस्टमर को चाहिए क्या है वही आप गलत समझोगे, तो आपको जितनी भी टेक्निकल स्किल्स आती हैं आप एक गलत प्रोग्राम बनाओगे, राइट? सो यू हैव टू रियली सॉर्ट ऑफ, एंड ये मैंने देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 90% लोगों का ये मसला होता है डेवलपर्स का या उसका, कि वो लोग समझ ही नहीं पाते कि कस्टमर बोलना क्या चाह रहा है और फिर उसको समझ कर वो जो है सही प्रोग्राम बना सकें और फिर उसको दैट सॉर्ट ऑफ, सो कम्युनिकेशन इज प्रॉबली 50% ऑफ द एंटायर जॉब, एंड आई फील लाइक दैट्स अ स्किल दैट एवरीवन शुड हैव। एंड आई थिंक कि अगर आपकी जॉब भी ऐसी है जिसमें आपका काम फॉर एग्जांपल मतलब से यूर इन आईटी और समथिंग, यू स्टिल हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल। मतलब आपकी कोई भी जॉब हो, आपने लोगों के साथ तो इंटरेक्ट करना ही करना है। तो एक ऐसी, और अगर हम जॉब की बात नहीं भी करें, सोशली आप जब नए लोगों से मिल रहे होते हो, अगर आप एक्टिव लिसनिंग आपको आती है, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन अगर एक्टिव लिसनिंग आपको आती है तो योर एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद पीपल इम्प्रूव्स सो मच, एंड दैट्स हाउ यू मेक अक्वेंटेंसेस, फ्रेंड्स।
Yeah. Right? That's how relationships deepen. When someone feels heard and they feel understood. Yeah. इतनी अहम स्किल है. अच्छा, this is fascinating how you said it, because a lot of times हम conferences पे जाते हैं, हम इस तरह की जगहों पे आते हैं ना, तो concept होता है networking का. Yeah. And I remember so many people have come up to me and बस वो आ जाते हैं. अब वो कह रहे हैं मैं networking करने आया हूँ. अच्छा. उनको समझ नहीं आ रहा उन्होंने क्या बोलना है उनको, और जब वो कुछ पूछ भी लेते हैं तो मैं कुछ बोल रहा होता हूँ, वो तो देख रहे होते हैं मक्खियाँ कितनी अच्छी हैं. To actually be able to, or फिर जाहिर है I don't connect with them, I don't network with them, and I'm not going to talk to them again unless they're actively participating in what we're talking about. Yeah. And creating that sort of a relationship उस point के ऊपर. So it's generally a very important thing. अगर socially भी हमने अपने आप को rank up करना है या कुछ भी करना है, तो I feel like that's a very, it's interesting you've said that. I've noticed now. Yeah, and मतलब हम body language की जो last time बात कर रहे थे ना, उसमें यही है ना कि you just said कि इधर उधर देख रहे हैं, मक्खियाँ क्या हैं. मुझे जो एक चीज़ बहुत personally annoying लगती है, बहुत लोगों को इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता, when you're trying to talk to them और वो अपने फ़ोन पे होता है. Right? Look at me. Look at me, I'm trying to talk to you. And similarly, I think अगर कोई और मुझसे बात करो और मैं फ़ोन पे, उनको भी वही इरिटेशन फील होगी कि मतलब अच्छा आई गेस मैं ना बोलूँ. हम लोग ना हमें एक एक्सरसाइज करवाई थी हमारे मास्टर्स के दौरान, एक बड़ी मज़े की एक्सरसाइज. आई डोंट रिमेंबर हमें किसने करवाई थी, बट उसके अंदर था क्या कि हम लोग को कहा गया था, 2 ग्रुप्स में स्प्लिट किया गया था. एक ग्रुप को बाहर भेज दिया गया था, उनको कहा गया था कि आपको हम 2 मिनट्स में वापस बुलाएंगे, और वो जो 2 मिनट्स होंगे ना, उसमें आपने सोचना है, थिंक अबाउट समथिंग दैट यू रियली लव, दैट यू रियली लाइक, और आपने अंदर आके बाकी लोगों के साथ आके बैठना है. आप लोगों को पेयर अप किया जाएगा ग्रुप्स में, और आपने बस उस चीज़ के बारे में बोलना है जो आपको पसंद है. Right. जो लोग अंदर वाली ग्रुप थी ना, उनको कहा गया आपने 30 सेकंड के लिए फुल अटेंटिवली सुनना है, एंड देन यू स्टॉप लिसनिंग. एंड जब वो ये कहते हैं यू स्टॉप लिसनिंग, ये नहीं कि आप अपने कान बंद कर लें. You start thinking about something else. I mean, आप बस मतलब मिसाल के तौर पे आई गो ऑन माई फोन, ना मैं नॉट कर रहा हूँ, ना मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, ना मैं बोल रहा हूँ, बस मतलब you're talking to me and I'm just like just a little clueless, dazed. And then just watch कि वो जो लोग अंदर आए होते हैं उनको तो नहीं पता था क्या हो रहा है. Just watch how they stop. Right. तो that's just such a great exercise to show कि अगर आप actively listen करने की कोशिश नहीं कर रहे, people will not want to continue that conversation with you. Yeah, they're not going to engage. Exactly. तो ये एक बड़ी मज़े की एक्सरसाइज थी. फिर एक और एक्सरसाइज होती है जो कि मैं आगे एक वर्कशॉप में भी करवाऊंगा. उसमें क्या होता है कि आप सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और आप यू स्टार्ट टेलिंग अ स्टोरी, और आप कहते हैं कि एट एनी पॉइंट वन पर्सन विल हैव टू पिक अप एंड कंटिन्यू दैट स्टोरी. तो क्योंकि किसी को भी कहा जा सकता है कि अच्छा अब आपने कंटिन्यू करना है, तो एवरी वन इज़ वेरी एक्टिवली लिसनिंग, और वो ये नहीं सोच रहे कि मैंने नेक्स्ट क्या बोलना है. वो ये सोच रहे हैं कि अच्छा अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि मैंने पकड़ना कहाँ से है, इफ़ आई एम नॉट लिसनिंग फुली then I can't continue. So these are a few really interesting exercises जो कि आपको एक्टिव लिसनिंग की वैल्यू भी बताते हैं और जो आपको एक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव करने के भी तरीके बताते हैं. Yeah. Interesting. So anyways, you were talking about how to improve or how to... Yeah, so there's a few things. पहले तो ना उसकी थोड़ी सी I think डेप्थ में जाते हैं. तो यहाँ पे एक तो जो हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बॉडी लैंग्वेज की बात की कि उसमें इम्पॉर्टेंट है कि मतलब मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन, आपकी बॉडी लैंग्वेज उनकी तरफ है. मतलब इफ़ यूर टॉकिंग टू मी और मैं बस उस तरफ देख रहा हूँ कि माई फीट आर जस्ट पॉइंटिंग टू द डोर, निकलता हूँ मैं बस, तो यू वुडंट बी इंटरेस्टेड, राइट? खैर सम पीपल डोंट इवन पिक दैट अप, उनको पता नहीं होती, आपसे बात करते रहते हैं, एज आई एम श्योर यू आर अवेयर. और उसके बाद तो ये जो कुछ सर्टन नॉन वर्बल, डोंट बी टेक्स्टिंग ऑन योर फोन. जब आपसे कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश कर रहा है, उनको सुने. मतलब दीज आर जस्ट ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है, लेकिन जो एक्टिव लिसनिंग है वो एक ज़्यादा वर्बल फॉर्म के ज़रिए ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेट होती है. तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा इशू है जो हमें एक्टिव लिसनिंग से रोकता है, और एक्टिव लिसनिंग से आगे भी एक चीज़ है, उसका भी मैं बाद में बताऊँगा, जो आपको एक्टिव लिसनिंग से चीज़ मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रोकती है, जो कि आई गेस फॉर अ लॉट ऑफ अस इट कम्स प्रीटी नेचुरली, वो ये होती है कि व्हेन यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू से नेक्स्ट. Right. क्योंकि then you're missing out on a lot of the information the other person is giving you, जिसमें से कुछ important हो सकती है. और कभी कभार it can also come off as अच्छा ये तो सिर्फ अपने बारे में या अपनी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना चाहता है, तो that can really disrupt the flow of a conversation. क्योंकि like I said, right, it's very difficult कि मैं एक ही वक्त पे उस चीज़ पे भी फोकस कर रहा हूँ जो कि आप कह रहे हो, और उस पर भी फोकस कर रहा हूँ जो कि मैं कहना चाह रहा हूँ. I can only fully focus on one of these things. Yeah. तो
मतलब एक्टिव लिसनिंग एक स्किल है बाय द वे जो आपको हर जगह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब यू गेट टू डिसाइड वेयर यू वांट टू यूज़ इट, राइट? मतलब आप हर वक्त शायद एक्टिवली लिसन ना कर पाओ, हर वक्त शायद करने की ज़रूरत भी ना हो. मकसद ये है इसको सीखने का कि जब आपको ज़रूरत हो तो आपके पास स्किल हो, राइट? इट्स नॉट समथिंग यू हैव टू, मतलब a boxer who knows how to box doesn't go around punching everyone. They use that skill when they're in the ring. Right. So I think that's a very, very important thing to remember. अच्छा, जो एक्टिव लिसनिंग से अगली चीज़ है ना, एक्टिव लिसनिंग में तो ये है ना कि उसके स्टेप्स हैं, सर्टन तरीके हैं. आपने मेक आई कॉन्टैक्ट, मतलब अब जो लोग सुन रहे हैं वो गूगल करेंगे तो उनको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स मिलेंगे. But stuff like making eye contact, keeping your body language attentive, keeping it open, not being judgmental. मतलब आप जो मुझे कह रहे हो उस पर मैं ये ना बोलूँ कि क्या बात कर रहा है, but just listening to understand. Yeah. हमने I think this is a very important factor as well, right? Listening to understand, because a lot of times पाकिस्तान में online, generally भी, but online, arguments बहुत ज़्यादा होती हैं, right? और चले ऑनलाइन का तो हम जनरली बहुत तस्करा करते रहते हैं, पोलराइजेशन वगैरह. भाई वो कॉफ़ी शॉप पे बैठे 4 लोगों को बैठाएं, दोस्त का दोस्त आ गया, वो किसी भी चीज़ के बारे में बात शुरू करेगा ना, पॉलिटिक्स की बात शुरू करेगा, स्पोर्ट्स की बात शुरू करेगा, 2 मिनट नहीं लगते पाकिस्तान में जो माहौल है ना वो गर्म होते हुए. क्या भाई पागल आदमी कैसी बातें कर रहा है यार. मैं आपको बताता हूँ. हाँ, मैं आपको बताता हूँ. और फिर होगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ना, वो उस टेबल में 15 मसले डिस्कस होंगे, वो सबसे बड़े होंगे. तो आई फील लाइक दैट्स देयर बिकॉज अगेन एवरीबडी, या तो शायद लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, तो जब भी कोई एनवायरनमेंट मिलता है ना यहाँ बोलने दिया जा रहा होता है, तो हर बंदा कहता है कि अब तुम सब मेरी बात सुनो, rather than actually listening to the other person and the other perspective. For me it's always very fascinating. अगर कोई बंदा आ रहा है और आके बिल्कुल ऑपोजिट व्यू पॉइंट दे रहा है, चाहे वो रिलीजन के बारे में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स, क्योंकि जनरली दीज आर द मोर कंटेंशियस टॉपिक्स, राइट? चाहे वो even polarized topics like sports के बड़े लोग polarized हो जाते हैं, Messi versus वो Ronaldo, my team, our team, my team. So just trying to understand कि where that other person's coming from and trying to actively identify कि what are the indicators that make the other person feel this way. Or so it comes back to our data profiling वाली conversation कि a lot of times then when I started active listening, I was able to contextualize a lot of why the other person was saying what they were saying. Right, because मैं पे क्या करना शुरू हो गया कि जब वो कोई ऐसी चीज़ होती थी particularly जिससे मैं एग्री नहीं करता था, तो मैं उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं देता था, मैं उससे सवालात पूछता था. So you were listening and conversing to understand. Exactly. And it's not an easy skill to have, क्योंकि कभी कभार वो इंसान शायद ऐसी भी चीज़ बोले जो कि आपके डीपली हेल्ड बिलीव्स के खिलाफ जाए, बट आपने उस चीज़ को साइड पे रखना होता है, राइट? Exactly. एंड वंस अगेन दिस इज समथिंग दैट, मतलब मेरे ख्याल से वर्क प्लेस में ये चीज़ बहुत यूज़फुल हो सकती है. हमारी शायद पर्सनल लाइफ में तो हम उस चीज़ को इतना ना करें कि अगर कोई हमारे साथ डिसएग्री करेगा हम काउंटर आर्ग्यू करेंगे, एंड दैट्स फाइन. बट मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये स्किल आपने, लाइक एनी अदर स्किल, यू हैव टू नो वेयर टू यूज़ दीज स्किल्स. What you're saying though is interesting, क्योंकि this brings me to my next thing कि I think even more than being judgmental, जो मेरे ख्याल से मैं देखता हूँ बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि everyone loves to give advice. And आप जब किसी से बात कर रहे हो तो मतलब for the most part it can be difficult कि आप किसी से एक ऐसी कॉन्वर्जेशन के बारे में बात करो दैट्स इंपॉर्टेंट टू यू, क्लोज टू यू, यू जस्ट वांट टू बी हर्ड, और अगला इंसान आपको बताना शुरू कर दे कि आपने इसके बारे में करना क्या है. और इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है कि कभी कभार आप बस ये चाहते हो कि कोई आपको सुने और कोई आपको समझे. दैट्स इनफ. A lot of the times that's more than enough. Like I feel like majority of the times that's what's required. Agreed. मेरे साथ जब भी कुछ बुरा होता है ना, to be honest, जब भी कुछ बुरा होता है ना, I want to vent. More likely or more often than not, I put myself in a shell, because when I talk to someone about it, they're going to tell me every way of how I can overcome it. दो probably वो होंगे, या तो मुझे कोई आके बताएगा जजमेंटल होगा, डिस्क्रेडिट कर देंगे, यार तूने ना ये किया था ना तो इस वजह से ये तो यही होना था, मैं तो तुझे हमेशा कहता था ये ना किया कर. हालांकि बंदा कहता है भाई लाइक इट्स कन्वीनियंट, हाइंडसाइट के ऊपर आप बड़ा कन्वीनियंटली निकाल सकते हो प्रॉब्लम्स. But the fact is, this has happened. So let's talk about that rather than, how I could have avoided it, first of all. And then second of all, if this has happened, maybe the best person to get out of it is going to be me, because I've gone through it. So the suggestions कि ये कर लो, वो कर लो, इस तरह से कर लो, कोई इंसिडेंट होता है, कोई चीज़ होती है,
अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जब मुझे आ रही होती है ना चीज़ें कि सजेशंस आ रही होती हैं 99% मैं कर चुका होता हूँ या मैं उसको अपने दिमाग में मैप आउट कर चुका होता हूँ इफ़ आई ट्राई दिस देन द आउटकम इज़ दिस, सो इसकी क्या वेटेज है amongst a billion other things. But the other person is just like कि नहीं तुम्हें मैं बता रहा हूँ यही करो and you're just like यार अच्छा listen let's just not talk about it. जो best honestly the only people who I actually मैं जब जिनके पास मैं जाता हूँ fall back मेरे guys हैं, they are the ones जिनको मैं बोलूँ कि यार ये हुआ है bro life में, कहते हैं ओ यार that sucks, बता चाय पे चलना है. हाँ यार वाकई में does you feel validated ना? Yeah, you're like हाँ यार you know मेरा भी मसला तेरा भी मसला and suddenly आपका दिल हल्का होता है and you're like चलो यार ठीक है let's restart life. So that's interesting, yeah. I think एक और जो बहुत मुझे एक irritating सा response लगता है जब आप किसी के साथ अपना कोई concern या कोई issue share करते हैं, जब तुम्हारी ज़िंदगी में तो सब कुछ ठीक जा रहा है, you know, and this is something that I get to hear a lot. मतलब जो लोग मेरे साथ मेरे पेज पे भी interact करते हैं, I mean sometimes we even have these conversations in the clinic, कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनके मसले छोटे हैं और they should only feel sad अगर उनके कोई बहुत बड़े मसले हैं. earthquake में उनका घर खो गया और they went through some sort of huge loss of life या उनकी कोई limb हट गई. I mean मतलब it's so sad for me to see कि people downplay their own emotions and they don't really allow themselves to just feel sometimes. Or I was doing a live session this one time on my Instagram and someone on it called it the Trauma Olympics. Everyone loves being a part of the Trauma Olympics. Oh, you think yours is big? Wait till you hear mine. You know. Yeah. So I think that was a very interesting way to put it, the Trauma Olympics. Yeah, and that's interesting because ये बड़ा regularly होता है. हाँ. कि bro ये हो गया तो अच्छा यार तो तू तेरी ज़िंदगी में इतने और वो हैं फिट चीज़ें हैं तो you know and the fact is कि a lot of times what the fit चीज़ें are not really fit चीज़ें. They're just grass is greener on the other side. Absolutely. Right? And to actually bring that up right now, वही वाली बात है कि everybody can pick up दूसरे बंदे की अच्छी चीज़ें. But if somebody's feeling down and somebody's feeling hurt or depressed or whatever, तो वो तो है ना. It can't be. There's nothing you can do. Yeah. I mean, just listen. और मुझसे जब लोग यही पूछता है ना कि how to console someone when this happens or when that happens, जैसे कि आपके पास कोई प्री रिटन स्क्रिप्ट होती है कि अच्छा अगर किसी को एंग्जाइटी महसूस हो रही है तो आपने ये बोलना है, अगर आपको अगर किसी के लव्ड वन की डेथ हुई है आप उनको ये बोलें. जस्ट लिसन, दैट्स ऑल यू नीड टू डू. तो वो हमेशा मैं बार बार यही कहता हूँ कि यू डोंट नीड टू बी अ थेरेपिस्ट टू बी थेरेप्यूटिक. इवन सम फ्रेंडशिप्स कैन बी मतलब दे कैन हैव वेरी थेरेप्यूटिक क्वालिटीज़ जिनमें आप बैठ के बस सपोर्ट फील कर रहे हैं. तो लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि वक्त के साथ साथ सीखने की ज़रूरत होती है. यू नो लाइक आई सेड इट्स लाइक एनी अदर स्किल that requires self-awareness. अच्छा इससे जो नेक्स्ट चीज़ है ना एक्टिव लिसनिंग से वन स्टेप ऊपर, वो उसको हम बोलते हैं माइंडफुल लिसनिंग. माइंडफुल लिसनिंग के अंदर आप सिर्फ मतलब आप एक उसके हिसाब से नहीं चल रहे कि अच्छा मैं बस आई एम ट्राइंग टू एक्ट राइट और मैं ये भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, मेरी वर्बल लैंग्वेज ठीक है. माइंडफुल लिसनिंग के अंदर आप ये भी सोच रहे हैं कि जो इस इंसान ने बोला है उसका मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट है. And you're actively trying to become a little more aware कि अच्छा जब ये थॉट आती है या जब ये इंसान मुझे ये चीज़ बोलता है तो दिस इज़ हाउ आई फील. आपको अपने क्यूज समझ में आते हैं कि इस चीज़ की वजह से मेरे ऊपर क्या रिस्पॉन्स होगा. आपको अपने स्ट्रेसर समझ में आते हैं. राइट. इट्स अ होल अदर थिंग एंड उसको आप बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर एट वर्क, आपकी कितनी आपका लैपटॉप होता है, आपका फ़ोन होता है, तो sometimes when you're working even and you just put everything off and just sit there. And with mindful listening, you don't just have to listen to people. Just sit there and just take everything in for a while and see how you feel about it and actively reflect on it. तो mindfulness का एक हिस्सा है क्योंकि mindfulness के अंदर क्या है कि आप actively बैठ के present में रहने की कोशिश कर रहे हैं. तो जब आप इस स्किल को बिल्ड करते हैं और फिर जब आप इसको कॉन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो rather than being stuck in the past or thinking कि अब मैंने थोड़ी देर बाद इसको क्या बोलना है, आप बैठ के उनको बस सुन रहे हैं. That's also an important skill. अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल के ज़माने में particularly है because it's a very noisy world. And I say noisy because context build करने के लिए we're in the world of a cell phone and social media, right? So हमें वो बहुत जो हम बचपन में ना हमें बड़ा easy था कि कुछ भी नहीं है, कोई खिलौना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, and you literally just make do with
maybe a stick and a stone in your room and you're just figuring out कि मैंने इससे क्या बनाना है, क्या करना है, क्या सोचना है. आपको, और ये एक्टिवली होता है कि बचपन में आपको इन्वायरमेंट की ज़्यादा साउंड्स आती थी. इन्वायरमेंट वैसे का वैसा ही, आपको अब चिड़िया की चिड़चिड़ाहट क्यों नहीं नज़र आ रही, सुनाई दे रही. आप इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा टेक इन कर रहे होते थे बिकॉज यू वर नॉट रियली थिंकिंग अबाउट a lot of other things that you now think worrying about or anxious about. और जनरली होता क्या है कि अब आप कॉन्स्टेंटली, मेरी हमना से उस दिन यही बात हो रही थी, शी वाज जस्ट लाइक, शी एक्चुअली टॉट मी दिस एक्टिविटी, माइंडफुलनेस वाली ना. अच्छा, नाइस. कि आप लिटरली बैठे और बैठ के 15 मिनट आप अपने दिमाग में, क्योंकि मेरा दिमाग वाकई ऐसा है कि आई फील वियर्ड if it's not noisy, if it's like अगर वो 1800 cc की स्पीड पे नहीं चल रहा ना, right. तो मुझे समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है. and I tried to do that a couple of times and I realized कि अच्छा, जब वो आप 15 मिनट वैसे सुनने में बड़ा आसान लगता है, to not bring any thought of financials and any thought of कि अच्छा मेरी नेक्स्ट पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मेरा काम क्या फंसा हुआ है, उसके साथ मेरी मीटिंग थी, उसको मैंने रिप्लाई किया था या नहीं किया था, मैंने इसको करना था. वो चीज़ कंप्लीटली 15 मिनट में दिमाग से निकालने का मतलब ये है कि बड़ी एफर्ट डलेगी स्टार्ट में, लेकिन जब आप वो करते हो तो एक ऐसा सुकून आता है ज़िंदगी में कि इट्स ओके, लाइक द वर्ल्ड इज स्टिल मूविंग एंड एवरीथिंग स्टिल फाइन एंड वी कैन गो बैक टू व्हाट वी हैव टू गो बैक टू, बट जस्ट राइट नाउ जस्ट स्टे इन द मोमेंट, stay present. yeah. So let me I just to add on top of that, so Buddhists की यही कोशिश होती है, they try to reach a place जहाँ पे they don't experience a lot of thoughts, and from what I understand, कुछ ऐसे बुद्धिस्ट होते भी हैं जो कि उस लेवल तक बहुत अरसे के बाद पहुँच जाते हैं. लेकिन मैं ना इस पे एक और चीज़ ऐड करूँगा कि आम तौर पे आम इंसान के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव अ प्लेस वेयर यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी थॉट्स एनी मोर. तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी एक फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी है. उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, लीव्स ऑन अ स्ट्रीम. उसके अंदर आप करते क्या हैं, सो उसमें ना वो ये कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा ऑन द साइड हो जाएगा, बट दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स अ लॉट विद माइंडफुल लिसनिंग एंड जनरली माइंडफुलनेस. सो वो एक बड़ी मज़े की एक्सरसाइज बताते हैं हमें, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी वाले. डू इट विद मी. okay. So just put your hand out in front of you like this and put a thought on each finger, and put a negative thought on each finger, और मुझे बता देना when you're done. Take a moment. Okay. Now put the palm of your hand on your nose like this. And don't worry, I'm too far to slap you. Now just try and look around. How clearly can you see everything? I mean, दरमियान में there is just irrelevance. Yeah. And जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हाथ के इमेज के थ्रू नज़र आ रही हैं, right? That's what happens when we're stuck in negative thoughts. Everything you see is tainted by the image of those negative thoughts. तो एक ऐसी चीज़ जो कि necessarily add भी नहीं कर रही आपकी negative thought loop के अंदर, वो भी आपको stress cause कर रही होती है. तो फॉर मोस्ट ऑफ अस हमारी नीजर्क रिएक्शन क्या होती है कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनको हम छुपा दें, राइट? वी पुट देम बिहाइंड आवर बैक, बट देन हम फिर इस चीज़ और इस चीज़ के बीच में बस ऑसिलेट करते रहते हैं, राइट? तो द की इज़ इफ़ यू कैन पुट योर हैंड ओवर हियर एंड लुक अराउंड, मीनिंग आप अभी भी उन थॉट्स को एक्नॉलेज कर रहे हो जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, लेकिन दे आर नॉट फ्यूज्ड विद यू एनी मोर. You're not fused with your thoughts anymore. तो इस चीज़ को हेल्प, इस ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़, इसको कॉग्निटिव फ्यूजन कहते हैं. एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के अंदर, फ्रॉम माई रीडिंग, you try to move to a place of cognitive diffusion. So they have a very nice exercise where you imagine कि आप एक, and for those people who are interested वो गूगल कर सकते हैं, इसकी वीडियो भी आ जाएगी यूट्यूब पे, स्ट्रीम एंड लीव. सो उसके अंदर आप करते क्या हैं कि इमेजिन कि आपके सामने एक स्ट्रीम है, इन योर माइंड्स आई जस्ट इमेजिन कि आपके सामने एक स्ट्रीम है, और आपकी मर्जी है कि इज़ इट हॉट, इज़ इट कोल्ड, व्हाट टाइम ऑफ डे इज़ इट, मेक द नाइसेस्ट प्लेस एंड यू टेक अ मोमेंट एंड जस्ट थिंक अबाउट इट फर्स्ट. उसके बाद इमेजिन सम फॉलन लीव्स नेक्स्ट टू द स्ट्रीम. फिर आप इन लीव्स के ऊपर जाएँ और पिक अप अ लीव, एंड जो भी आपको थॉट आती है ना, विदाउट एंगेजिंग विद इट, एंड व्हेन आई से विदाउट एंगेजिंग विद इट, आई मीन हम ये नहीं पूछ रहे कि थॉट सच है या गलत है, हम ये नहीं पूछ रहे कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हम कह रहे हैं इट जस्ट इज़. Put it on the leaf and then imagine yourself putting it on the stream and just watch it float away. Right. If the same thought comes back,
put it again on the leaf, put it on the stream, watch it float away, and again and again and again with all of the thoughts that are coming. And what it helps you do is it helps you realize that these are just thoughts, not necessarily reality. Yeah. Because that's इस चीज़ में हमें बहुत मसला होता है. We often confuse our thoughts for reality. Yeah. तो cognitive diffusion. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. मैं मेरा जो शहबाज, यू प्रॉब्ली सीन हिम लॉ स्टूडियोज की वीडियोस वगैरह में, गोल्डन हेड गाय. तो वी वर इन टर्की रिसेंटली एंड वो उसने ना एक दिन रात को बैठा और उसने कहा कि यार एक एक्टिविटी करनी. अच्छा, वो बड़ा सूफी टाइप है ना. अच्छा फलसफा एंड सूफी. क्या एक्टिविटी करनी है? मैंने कहा चलें ठीक है बताएं. रात के मेरे ख्याल 2:30 बज रहे थे, हम बीच के साइड बैठे हुए थे. मैं था, वो था, एक और मेरा फ्रेंड था साथ. तो उसने कहा कि यार तुमने ना हमने बेसिकली एक चीज़ सोचनी है जो सबसे बड़ा इस वक्त ज़िंदगी का बर्डन है. ठीक है, जो चीज़ जो है ना तुम्हें सबसे ज़्यादा डराती है. और पत्थर, पहले उसने पत्थर उठाओ. अच्छा, पत्थर ढूंढने का पता नहीं पत्थर का क्या करना था. बड़े अच्छे खूबसूरत पत्थर ढूंढने. फिर उसने कहा कि अच्छा अब ये जो पत्थर है ना, ये तुमने ये सोचनी है एक चीज़ जो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा बॉदर करती है इस वक्त, जिसकी वजह से तुम्हें फियर है सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में. तुमने वो ज़ोर से बोलना है. और फिर तुमने वो ओशन हमारे बिल्कुल सामने जो था ना, वो था कौन सा ओशन है यार वो जो स्पेन को लगता है जाकर पूरा, I don't know, पता नहीं. खैर बड़ा मशहूर था वो. बार बार मुझे कहता अपने इस ओशन में फेंकना. तो वो बेसिकली वो ओशन है और वो थाउजेंड ऑफ माइल्स आगे वो है और उस पर आपने फुल जान से फेंकना है. और अच्छा, मुझे बड़ी सिली लगी चीज़ कि यार वो है, बट आई थॉट, मैं उस जोन में था कि भाई ट्राई पे आए हुए तो हमने करना है, एक्सपीरियंस करना है. इट लेजिटिमेटली वर्कड. राइट, लाइक मेरा एकदम से मैंने वो पत्थर फेंका और आई फेल्ट, और मैंने जब जो जोर से वो चीज़ बोली जो कि मैंने कभी किसी को सच बोली नहीं है. आई हैव क्लोज फ्रेंड्स नेक्स्ट टू मी. मैंने वो चीज़ बोली और बोल के मैंने फेंक दी. एंड द आइडिया है कि अगर हमने बोल दिया और अगर हम सरप्राइज भी हुए कि अच्छा तुझे ये चीज़ बहुत करती है, तो हमने नहीं बात करनी उसके बारे में, because it's gone now. So that did work. That's a nice activity. I like it. That's अब वही ना कि आपने एक एसोसिएशन क्रिएट की एक ऑब्जेक्ट के साथ और फिर आपने उसको फेंक दिया. तो it's great. I mean, I'm मैं यही सोच रहा हूँ कि did that last long enough or it did. It at least lasted up until maybe a month. That's pretty good. Yeah. तो अब मैं वही कह रहा हूँ कि अब ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, इसमें क्योंकि हम जब उसको फेंकने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ फिजिकल है नहीं. राइट, तो कहीं ना कहीं वापस तो आएगी. इट्स स्टिल देयर. तो when you sort of start learning to disengage with your thoughts and diffuse from them, तो फिर वो चीज़ जब आती भी है, it won't bother you like that anymore. And that's the beauty behind learning something that can help you with cognitive diffusion. तो मुझे ये concept बहुत मज़े का लगता है. And I think it's very realistic concept क्योंकि day to day lives में हम से कितने लोग हैं जो कि मंक्स की तरह बैठ के मेडिटेट करेंगे रोज़. बहुत कम लोग हैं. नो, एंड आप मेडिटेशन का जितना भी कह दें, इट्स नॉट एन ईजी हैबिट टू क्रिएट. तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में, आप चाहे 3 मिनट करें, आप 15 मिनट करें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, लेकिन इट रियली हेल्प्स. एंड आई थिंक वक्त के साथ साथ, लाइक एनी अदर स्किल, जब थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो आपकी अपनी थाट्स के साथ रिलेशनशिप बदल जाती है. एंड दैट कैन बी वेरी फ्रीइंग. अच्छा, इंटरेस्टिंग. मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एंड मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया कि पाकिस्तान में वी डोंट, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग, माइंडफुल लिसनिंग, आई फील लाइक दैट समथिंग जो कि जनरली मिसिंग है. अच्छा, वाज आई टॉकिंग टू यू अबाउट द अदर डे अबाउट कि हमें एंगर मैनेजमेंट वगैरह नहीं सिखाई जाती? नहीं. आई वाज टॉकिंग टू दैट टू समवन अबाउट दैट अभी 2-1 दिन पहले, और उसमें मैं बेसिकली ये कह रहा था कि हमें छोटी छोटी इस तरह की पाकिस्तान में स्कूलिंग के अंदर फॉर एग्जांपल ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि यार अगर एग्रेसिव हो जाए, एग्रेशन आ जाए, उसका करना क्या है पॉजिटिवली. तो ये तो एंड आई वांट टू हैव दैट कन्वर्सेशन इन मोर डिटेल लेटर ऑन के इमोशंस हैं जो कि होते हैं, आते हैं, और हमें बस ये होता है कि वो इमोशंस होने ही नहीं चाहिए, विच इज़ अनरियलिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बिल्कुल भी तकाज़े के खिलाफ है. बट सिमिलरली हमें ये चीज़ फॉर एग्जांपल नहीं सिखाई जाती कि आपने डिसएग्रीमेंट्स के साथ कैसे डील करना है. आपने अगर आप लोग, और अगेन दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी हैव अ वेरी वेरी इंटॉलरेंट सोसाइटी, बिकॉज हम बड़ा पर्सनली लेते हैं मुख्तलिफ ख़यालात को. और मैं आज ही ये चीज़ सोच रहा था, आई वाज ऑन टोल ब्रदर्स एंड आई सॉ दिस पोस्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर. एंड देन आई वाज ऑन, पहले मैंने ये पोस्ट देखी और फिर मैंने दूसरी देखी, एक और ग्रुप था टेक गीक्स पाकिस्तान, उसके ऊपर जो है वो किसी ने आज़ाद चाय वाला के बारे में लिखा था. आज़ाद चाय वाला रिसेंटली येस्टरडे एक्चुअली ही पुट आउट अ पोस्ट वेयर ही सेड कि
लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं. सो दे थिंक आई एम एंटी यूनिवर्सिटी. तो उसने नीचे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि लिसन आई एम नॉट एंटी यूनिवर्सिटी, आई जस्ट फील लाइक कि यूनिवर्सिटी का निज़ाम बेहतर होना चाहिए. और उसमें मेरे कुछ ख्याल आते हैं कि 4 साल की डिग्री शुडंट वर्क, 2 साल की डिग्री हो जाए वगैरह वगैरह वगैरह. थॉट प्रोसेस ने दिया हुआ. तो उसने ख़वातीन की अपनी बात को उसका किया हुआ, सारी इन चीज़ों को उसने उठा कर डाला. अच्छा, अब फॉर समवन जो कि अगर एक बंदा है जो कि उससे इन ही बातों पे डिसएग्री करता है, वो अगर उससे डिसएग्री कर रहा है तो उस आज़ाद चाय वाला ने पब्लिक अपने प्लेटफॉर्म पे जाकर तमाम चीज़ों को सही वो बता दिया. अब डिसएग्रीमेंट कोई बची नहीं. लेकिन कमेंट सेक्शन में क्या है कि ओ माय गॉड व्हाट अ हिपोक्रेट, पहले तो ये बातें बोलता था, अभी आके वो कर रहा है सिर्फ अपना मंजन बेचने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए. आई फील लाइक एंड आई जेन्युइनली फेल्ट लाइक कि हमारे यहाँ डिसएग्रीमेंट्स आर डन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ, और रादर hatred is an investment. Hatred is an investment. Yeah. Explain that to me. That's an interesting thing to say. So if you're going to hate someone, ठीक है, you're going to invest time, energy, Right. and your mental space on it. Now to completely change your opinion basically means कि all of that investment I've done is actually wasted. And to actually say कि अच्छा वो जो तुमने सारी बातें सोची थी जिसमें assumed thoughts बहुत ज़्यादा थी, वो गलत थी. तो now you're not letting go purely because you don't want to. It's a psychological thing. You remember हमने cognitive dissonance की एक बार बात की थी. Because what you're talking about is exactly cognitive dissonance. कि एक तरफ मेरे view है इसके बारे में, लेकिन फिर अब इसने चीज़ ये बोली है, तो either I change my view or I somehow destroy his. Yeah, but that's what I'm saying. मैं कह रहा हूँ उसका तो व्यू भी नहीं चेंज हुआ ना. हाँ, exactly. तो वही मैं कह रहा हूँ, consistency रखने के लिए, एक psychological consistency रखने के लिए, नहीं, hypocrite. Exactly, hypocrite. Right. Because अब मैं ये तो नहीं कर सकता. हाँ, व्यू मतलब मैं उसके बारे में व्यू कैसे चेंज करूँ, क्योंकि मैंने तो ये इतना बना लिया और इतना मेरे दिमाग में ये चीज़ हो चुकी हुई है. And that's where I just realized कि okay, because I've always been the sort of person who always thought कि we can always come, because मैं generally I don't have very strict opinions. ठीक है, I can have passionate opinions, big difference. Passionate means कि I genuinely believe them, but I'm genuinely ready to let go of them as well if I'm given a better go. सो मैं एक्सपेक्ट ये करता था कि दुनिया में कोई भी आएगा तो मैं उससे आई कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन विद हिम. पर्टिकुलरली बीइंग अ पब्लिक फिगर ऑनलाइन, आपको ये होता है कि यार अच्छा अगर कोई बंदा आके आपको गालियाँ दे रहा है या कुछ वो कर रहा है, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि थ्रो इन अ मैसेज, ब्रो क्या सीन है ना, क्या with kindness. हाँ, एग्जैक्टली. Right. And I have now learned to understand कि that's not possible because of the fact कि certain people are so invested in their hate that they're not doing it because of you. They're doing it for themselves because they have a certain level of baggage, they have a lot of frustrations, और उसके ऊपर the only thing that makes them feel good about themselves is कि I was right about, मैं तो सबसे ज़्यादा सियाना था कि जहाँ जनता इस बंदे के पीछे थी तो मुझे पता था कि ये गलत कर रहा है. And that makes them feel good about themselves. So एक तो जनरली हमें सोसाइटी के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है कि why are people hating on people, and public figure is just one thing. आप लिटरली ग्रुपों में जाओगे तो लोग अब ग्रुपों के कमेंट सेक्शन में आपस में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं. Yeah, I think in any sort of group जहाँ पे एक इन ग्रुप है एक आउट ग्रुप है, वहाँ पे concerns आएंगे. वो आएंगे, एग्जैक्टली. एंड उसी की एक अक्कासी अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ कि हमारे यहाँ जनरली डिबेट्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना. अच्छा था एक वक्त में 70s तक था, मैं अपने वाले साहब से बात करता हूँ, कहते थे कि यार स्टूडेंट यूनियंस होते थे, डिबेट्स होती थी, बड़ा मज़ा आता था और बड़ा एक इन्जॉयबल वो होता था बिकॉज एक बंदा आता था एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम में एक चीज़ बोलता था, फिर दूसरा उसको डिबंक करता था, बट एवरीथिंग वाज वेरी स्ट्रक्चर्ड, ओपन एंड वो सारा का सारा. फिर स्टूडेंट यूनियंस बैन हुए. द आइडिया दैट यू कैन हैव रिस्पेक्टेबल क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस. अच्छा, हमारे यहाँ मॉडर्न डे में ये भी हो गया कि सवाल पूछने का तरीका ही है कि अगर मैं तरीके से किसी से सवाल पूछ रहा हूँ तो गलत तरीके से सवाल पूछ रहा है. तो सवाल करने का तरीका ये है कि एक पूरी स्पीच होती है और उसमें इंसिन्यूएशंस होती हैं और उसमें वो ये होता है कि आप तो चोर डाकू करप्ट लोग हैं पहले और फिर आप इस सवाल का जवाब दें. हालांकि डिबेट्स में ऐसा नहीं होता. डिबेट्स में लॉजिक की बेसिस के ऊपर आप जाते हैं और जाके दूसरे बंदे को कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं. Exactly, हाँ. Policies and everything, all of that stuff, yeah. All of that stuff. And now we've seen in the past 30 years कि हमें unfortunately politics, मैं politics को लूँगा because that's something that we see very often, right? And that's just becoming a trash can. Maybe always has been a trash can, but मेरे भी उसमें कूड़ा दादा आ गया. So वो जो है ना उसके अंदर मैं US को देखता हूँ, ठीक है, even with Donald Trump there are debates. Yeah. Right?
Yeah. एंड इट्स सच अ ग्रेट थिंग कि अच्छा दो लोग हैं वो अपने ओपिनियंस बता रहे हैं ऑन डिफरेंट आइडियोलॉजी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप उसमें से डिसाइड कर रहे हो कि अच्छा डू आई एग्री विद दिस आइडियोलॉजी, डू आई एग्री विद दिस आइडियोलॉजी. इट्स सच अ ग्रेट डेमोक्रेटिक सिस्टम. यू फील लाइक इट्स एटलीस्ट यू फील लाइक इट्स अ ग्रेट डेमोक्रेटिक सिस्टम. पाकिस्तान में इट्स मोर लाइक के तेरी बहन तेरा बाप चोर, तेरा बच्चा आने वाला चोर. मतलब व्हाट मतलब विंडिक्टिव किस्म की पॉलिटिक्स है. यार कितना मजा है वैसे अगर आप इमरान खान और मरियम नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो को आप एक स्टेज पे चढ़ाएं और आप उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछें. उनसे पूछें कि अच्छा व्हाट्स योर थॉट ऑन वुमेन्स राइट्स. अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं वैसे बाय द वे, मुझे ये जनरली मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है लोगों से बात करते हुए. जनरली ना पार्टीज़ के अंदर 80% जो उनके MNAs या लीडर्स हैं ना, उनसे अगर आप पाकिस्तानी कोर इश्यूज़ के बारे में पूछेंगे ना वो सब एक ही जवाब देंगे. क्या? जो भी जवाब होगा उनका अच्छा एक ही जवाब देंगे. एक ही जवाब देंगे. आपको फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एजुकेशन के बारे में क्या ख्याल है, वो सब एक ही जवाब देंगे. पाकिस्तान में वुमेन्स राइट्स के बारे में क्या ख्याल है, वो जनरली एक ही जवाब देंगे. So then it makes really मतलब you're saying that कि इनको कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं ना. अच्छा आइडियोलॉजी नहीं है पॉलिटिक्स में, आइडियोलॉजी है ही नहीं. और मतलब वो जवाब भी जो देंगे आई कांट इमेजिन को कोई बहुत डिटेल्ड नहीं होगा, रिस्पॉन्स होगा जो कि एक्चुअली उनकी पोजीशन बता रहा होगा. हाँ, बिकॉज पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इज नॉट आइडियोलॉजिकल. Interesting. Really, you think so? Yeah, because okay, Democrats and Republicans. You mean politically ideological? Is that what you're saying? Politically ideological. Politics होती क्या है? एक मुल्क को चलाने की लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है क्या? इफेक्टिवली वो ये है कि डिफरेंट सेट ऑफ आइडियाज़ होंगे कि यार हर बंदा डिफरेंटली सोचेगा कि मैं समझता हूँ मुल्क को कम्युनिस्ट होना चाहिए, मैं समझता हूँ मुल्क को कैपिटलिस्ट होना चाहिए. बट मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान एंटी करप्शन की उस पर अपना पूरा बिल्ड करता है, वुडंट यू से दैट्स एन आइडियोलॉजी टू? पीपल्स पार्टी क्या कहती है, करप्शन होनी चाहिए. फेयर. नून लीग कहती है करप्शन. राइट. सो इट्स नॉट एन आइडियोलॉजी. राइट. इट्स अ मीन्स टू एन एंड. राइट. ठीक है. कॉम्पिटेंस की एक डिफरेंट लेयर होती है हमेशा और आइडियोलॉजी एक डिफरेंट लेयर होती है. अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो है ना आजकल लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ हैं. अब उसमें बर्नी सैंडर्स भी है, वो बहुत लेफ्ट है. ठीक है. और उसमें उनके दूसरे लीडर्स भी हैं जो कि दरमियान में सेंटर लेफ्ट हैं और उस तरह से चल रहे हैं. तो वो किस हद तक जाएगा वो एक अलग बात है, बट कम से कम आपकी डिफाइंड आइडियोलॉजी तो होगी ना. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एंड द लैक ऑफ आइडियोलॉजी देन कम्स इनटू प्ले व्हेन for example the only potentially ideological party is People's Party, but if they are standing up with next to Maulana Fazlur Rahman, what message is that? What message is that? Because ideology didn't sell as much and it's less to do with the political party and more to do with the public. Yeah, मैं यही I just want to add there कि वही बात है ना कि diversity of thought नहीं है और कोई चाहता भी नहीं है. चाहता नहीं है ना diversity of thought. That's a scary bit to me. मुझे याद है हमारी एक बार बात हो रही थी तो मैं यही कह रहा था कि आप पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स आपको एक कंट्री में या एक जगह पे तब मिलते हैं जब पब्लिक एक्चुअली इंटेलेक्ट को वैल्यू करती है. राइट. पाकिस्तान में आपको पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे. हाँ. मतलब इट्स आई डोंट नो जो लोग आपको नज़र भी आते हैं उनमें से भी कुछ लोग बहुत क्वेश्चनेबल होते हैं कि आर दे ट्रूली वेल वर्स्ड इन एवरीथिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. मतलब आर दे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स? मतलब you go to the more developed world and people like Sam Harris are public intellectuals. You know, the thing is इसमें ना मुझे पिछले दिनों अली हमीद when he was in the podcast he told me a very interesting anecdote of something that he saw. जावेद गामदी साहब हैं. Yeah, I know. Yeah. And उनकी एक उस पे ना उनका एक शो सा होता है. आई थिंक उनको तो बहुत हेट भी मिलता है ना. हेट भी बहुत मिलता है. तो उनके एक शो सा जो था उसमें सवालात, वो एक दाढ़ी वाले भाई हैं, वो उठते हैं और सवाल सामने रखते हैं. तो उन्होंने सवाल रखा है, उन्होंने कहा कि जी मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो करप्ट हैं बहुत ज़्यादा, तो समथिंग 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 क्वेश्चन फॉलोज. राइट. तो उन्होंने कहा आपको किसने कहा है वो करप्ट है? एंड द व्यूअर्स प्रॉब्ली हैव हर्ड इट अली हमीद की पॉडकास्ट के अंदर. और he was like everybody knows he's corrupt. He's like everybody, किस कोर्ट ने बोला वो करप्ट है? राइट. मतलब मेरी में लीगल. हाँ, मेरी महफिल में इस तरह की बात नहीं होगी. अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान और जावेद गामदी आर लिटरली द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. या. अब पब्लिक इंटेलेक्चुअल में ना मैं जो इंटेलेक्चुअल कंसिडर करूंगा वो ऐसे बंदे को करूंगा जो कि लॉजिक की बेसिस पे कर सके. और मैं बड़ा ओपनली अब इसमें बोलूँगा, शायद मुझे कोई अटैक भी करे, बट परवेज हुद बॉय मेरे लिए ही लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट व्हेन ही वाज डिबेटिंग विद मरियम चुगताई. Have you seen that? No, I don't know about it.
So Mariam Chughtai So basically. I'm well aware of everything that happened with Pervez Hoodbhoy, Dr. Pervez Hoodbhoy this year, but I don't know about this. This particular thing where he basically and that's where अगर हम intellectual की बात करें तो you can put him there. मैं political leaders को मैं नहीं डालूंगा. I think he's very intelligent. Yeah. I think he is one of those intellectuals. But how do you जो कहते हैं ना पाकिस्तान में missing है public intellectuals. क्यों? Pervez Hoodbhoy is sitting with, he's not sitting with a politician. He's sitting with another intellectual, Mariam Chughtai, who's like head of department at LUMS on education. उनका पूरा background जो है ना पिछले 30 साल का जो background है वो education का है. PhDs वगैरह उन्होंने बाहर से स्टैनफोर्ड वगैरह से कहाँ से कर कराई हैं. और उसके ऊपर उन्होंने बेसिकली एक तालीम एक निसाब जो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है. तो government asked Mariam Chughtai to do it. She's not a government representative. Right. She is not someone. But she's a specialist in that area. Yeah. So she was appointed by the government कि यार ये आपने करना है. And then she went out. उन्होंने 500 different लोगों को पूरे पाकिस्तान professors को पाकिस्तान से बुलाया, बलूचिस्तान KP हर जगह से. And then they came up with an entire single curriculum, national curriculum. अच्छा उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, कोई मसला नहीं. ऑब्वियसली कोई भी चीज़ होगी. जब परवेज हुदभॉय आए उसके अंदर तो he was angry. He was shouting. And he was like, he accused Mariam Chughtai of being a terrorist sympathizer. He accused her of कि जी आप जैसे लोग हैं जो extremism फैला रहे हैं. And he was stuck on the religious aspect of the curriculum. ठीक है. And because the curriculum basically said, a major part of the curriculum said कि मदारिस जो हैं वो उनमें अब साइंस पढ़ाई जाएगी. तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि अब इफेक्टिवली हुआ ये कि ये आपका निज़ाम है, मदारिस में रिलीजन पढ़ाया जाता है, साइंस नहीं पढ़ाई जाती. तो अब चूंकि मदारिस में रिलीजन और साइंस पढ़ाई जा रही है तो उन्होंने कहा कि मदारिस तो ऊपर नहीं जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे. ये कोरिलेशन जो है ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बड़ा अगेन डिबेटेबल है. ये किसने कहा? ये परवेज हुदभॉय ने बोला. अच्छा. और जब उन्होंने इस चीज़ को कोरिलेशन बिल्ड की तो उसके पर ऑब्वियसली मैरियम चुग़ताई वाज वेरी कंफ्यूज्ड. शी वाज लाइक सो व्हाट आर यू सेइंग, लाइक 40 लाख मदारिस के बच्चों को हम ना पढ़ाएं. Where will they go? Right. They have to go somewhere. They are your people. Right. They are not someone else's people. Right. You could be anti-religion or agnostic or whatever, but in a country you have to. It's a country of everybody. Right. So एक तो उसके ऊपर, लेकिन the way that he was aggressive, the way that's मेरे जो नज़रिए में ना intellectual का intellect वहाँ ख़त्म हो जाता है जब वो angry हो जाता है. Right. जब वो angry हो जाता है, जब वो personal हो जाता है, जब वो अटैकिंग मोड में जाता है. मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में, और मैं ये मानूंगा कि हमने एज अ निज़ाम भी डिबेट को किल किया है. हमने स्टूडेंट यूनियंस बैन किए, सारा कुछ किया. बट अब उसके काउंटर में हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी उस चीज़ को नहीं कर पा रहा. लाइक मरियम चुग़ताई, आई द रीज़न व्हाई आई नाउ कंसिडर हर एज अ बिग इंटेलेक्चुअल. यार आप, और आई वांट यू टू वॉच दैट डिबेट. I'm definitely going to watch this, and I think मैं probably इस पे proper opinion फिर ही दूंगा. Will the attacks and all of those things, she was just like सुनती थी, फिर कहती एक्चुअली इसमें जो है ना वो इस तरह. एंड that was I found अच्छा, that एक बात था ना, ये पब्लिक डिबेट थी. पब्लिक डिबेट टीवी पे चल रही है. Great. अच्छा, that's great. I'm definitely going to watch this. टीवी के ऊपर चल रही है और मैंने इसी वजह से देखी. घंटे की डिबेट है, उसमें उन्होंने पूरा बताया भी. और मेरे लिए, मुझे नहीं पता था तालीम का निज़ाम क्या है. ठीक है, तो आई कुड हैव मेड एन ओपिनियन आइदर और. मैं उधर भी जा सकता था, मैं उधर भी जा सकता था. बट जस्ट द वे दैट शी वाज unfazed by this constant attack. एंड देन फिर उसके ऊपर वो ऑब्वियसली उसकी नुआंस है उस कॉन्वर्जेशन की, नॉट कॉन्वर्जेशन की बट रादर जो एनवायरनमेंट था. बिकॉज परवेज हुदभॉय जनरली इज अ डार्लिंग ऑफ द लेफ्ट, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ वुमन, अ वेरी वेल डेकोरेटेड वुमन, who in this society, if she's reached the point that she has, it's not gonna be easy. Who is being attacked by a man who is not an expert in the field that she is, and the conversation that it's about her field, screaming at her, accusing her, and then getting support from the people who effectively, apparently stand up for the right of that woman to be able to A, be the expert, and B, to use that expertise to do great things in the society. So वहाँ पर that's why I said कि जब आप aggression लेकर आओगे, जब आप emotions लेकर आओगे, तो intellect के अंदर intellect बंद हो जाएगा. क्योंकि मुझे पता है कि वो तमाम जो लोग मतलब as far as the debate goes, it's about logic. It's about logic. Yeah, it's about who's right or logic wrong. from. Yeah, and then मतलब debate में usually, because usually जब आप when you have a healthy debate going on, तो दोनों लोगों के पास
अच्छे पॉइंट्स होते हैं, यू नो दैट्स द एंटायर पॉइंट. और फिर आप डिसाइड करते हैं कि मैं किसके साथ ज़्यादा एग्रीमेंट में हूँ फॉर व्हाटएवर पर्सन. एग्जैक्टली. और फिर आप ओपन करते हैं कन्वर्सेशन. एक्चुअली मैं ज़रूर देखूंगा. You should watch. This is really interesting. Yeah. So anyway, so we're gonna bring it back to the वो कि हमारे यहाँ डिबेट्स क्यों नहीं होती. What do you think? I wish I knew. मेरे ख्याल से तो what you just told me ना. और जनरली जब हम देखते हैं political parties किस तरह leave everything, go on any news channel, and जब एंकर पर्सन की कोशिश होती है ना कि हम दोनों पार्टी से एक बंदे को लाएं, कितने ज़्यादा क्लिप्स हैं कि उन दोनों के बीच में कितनी बड़ी लड़ाई हो जाती है या एक बंदा बहुत बदतमीजी कर रहा होता है. इट जस्ट ब्लोज अप, राइट. कल्चरली आई थिंक एक बहुत बड़ा इशू है कि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, जस्ट डीलिंग विद इमोशंस, आपने एक इंसान के साथ कन्वर्स कैसे करना, आप उर्दू में करो, इंग्लिश में करो, पश्तो पंजाबी जो भी है, हमें ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती. मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या है, इट डजंट टीच यू मच एज फार एज बिकमिंग अ वेल राउंडेड पर्सन. अगर आप खुद कर लो दैट्स ग्रेट, और अगर आपने खुद किया इसका मतलब आपके अंदर पहले से एक लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस थी. इससे बगैर वो चीज़ भी बहुत मुश्किल हो जाती है. तो आई थिंक जब तक ये चीज़ें ग्रास रूट लेवल के ऊपर एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वंस अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक वो चीज़ क्रिटिकल थिंकिंग आप बेसिकली अब तक नहीं डालेंगे. क्रिटिकल थिंकिंग और छोटी एज से बच्चों को सिखाना है कि आपको जब गुस्सा आता है, मतलब यार आप बुलिंग कितनी देखते हो हमारे स्कूल में. हम तो अगर मैं अभी बुलिंग कह भी दूँ, लोग बोलेंगे गोरों की टर्म है ये वो फलां, ये बच्चे तगड़े होते हैं यूँ. यार जितनी बुलिंग होती है ना हमारे स्कूलों में, इट्स रियली रियली सैड टू सी. और टीचर्स का यूजुअली आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता. एंड इफ एनीथिंग, मैं ऐसे भी बहुत टाइम्स देख चुका हूँ अराउंड मी, जब जो बच्चा बुली हो रहा है वो अपसेट होता है और फिर टीचर उसको डांट रही है कि मेरी क्लास से निकलो, क्या हालत बनाई हुई है. तो और टीचर्स ये चीज़ें कैसे सिखाएंगे जब उनको खुद नहीं आती. तो आपने ये चीज़ें टीचर्स को भी सिखानी है, आपने ये चीज़ें स्टूडेंट्स को भी सिखानी है. और मतलब टीचिंग के अंदर भी हमें पैसा डालने की ज़रूरत है. मतलब कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दिस कांट बी फिक्स्ड अंटिल एंड अनलेस यू स्टार्ट ट्रेनिंग टीचर्स इन अ पर्टिकुलर वे. एंड आई थिंक दे नीड अ लिटिल मोर पे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो एक बहुत अंडरपेड एरिया है. अंडरपेड एरिया. और उसके अलावा टीचर्स जनरली जो है ना, मतलब मैं देखता हूँ इस्लामाबाद में फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द टीचर्स दैट यू विल फाइंड जो सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, इवन प्राइमरी स्कूल्स में जो पढ़ा रहे हैं, वो कौन है? वो यूनिवर्सिटी से एक बच्चा ग्रेजुएट किया किसी XYZ फील्ड में, फारग बैठा है, चलो टीचिंग कर लो. टीचिंग इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड. Yeah, it is. You need exactly. I was talking to my sister the other day. She told me about this. She has 2 young daughters, and she took her daughter to a daycare. अच्छा. And वहाँ पर this teacher basically अच्छा वो पहला दिन था, and एक टीचर है जो कि जो है ना बच्चे लाइन में चल रहे हैं, प्री स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है. एंड शी स्क्रीमिंग एट देम, व्हाट आर यू डूइंग, लाइन पे क्यों नहीं चल सकते तुम्हें ये. अभी बच्चे 2-2.5 साल के बच्चे पे आप चीखेंगे ना, तो वो बच्चा वहाँ से ही वो शुरू हो गया है. इज़ रेडी टू टेक स्क्रीमिंग, इज़ रेडी टू स्क्रीम इन रिटर्न. अच्छा वो टीचर क्यों स्क्रीम कर रही है, उसकी गलती क्या है? उस टीचर का काम ये था ही नहीं. वो कोई डिग्री कर आई हुई है और वो फारिग है, तो वो ये काम कर रही है. और मतलब अगर आप ऐसे लोगों को ले भी रहे हैं तो कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई इनिशियल ट्रेनिंग नहीं है. हाँ. एक सिमिलर एक्सपीरियंस, मेरी बहन जब आई थिंक 3-4 साल की थी, शी जस्ट 3 years यंगर देन मी, तो मेरी अम्मी हमें बताती हैं कि वो एक बार मीटिंग पे, जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, और वहाँ पे मेरी बहन की टीचर कहती है, आई थिंक तब मेरी बहन शायद 1 क्लास में हो, प्रेप में हो, समथिंग लाइक दैट. टीचर कहती है कि आपकी बेटी सवाल बहुत पूछती है. मेरी अम्मी इतनी हैरान हुई, मैंने कहा तो आपको तो खुश होना चाहिए. तो और वो भी आगे से फिर हैरान हुई, मुझे खुश ही होना चाहिए, मतलब यू नो. तो अब जस्ट इमेजिन कि अगर एक ऐसी टीचर है जो कि इस चीज़ से नॉय हो रही है कि बच्चे तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं, तो बच्चे को क्या मैसेज आ रहा है? सवाल ना पूछो. और वो चीज़ अगर बचपन से इनग्रेन हो रही है, वो बड़े होकर नहीं पूछेगी सवाल. मतलब शी विल नॉट हैव अ क्यूरियस माइंड. आपने बेसिकली विद ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस क्यूरियोसिटी को मारने की कोशिश कर दिया. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, ये हमेशा स्टोरी में. माय ब्रदर इन लॉ वाज टेलिंग मी, ही वाज इन 3rd grade आई थिंक, बीकन हाउस में. And he would learn a lot of things at home as well. घर पे अच्छा काम चल रहा था, तो उस पर कोई वो आया क्लास में कि टेस्ट आया, फाइनल ईयर का टेस्ट आया, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जी बॉडी पार्ट्स 5 बताने. उसको बॉडी पार्ट्स 5 बताए हुए थे. 2nd ग्रेड में था या 3rd ग्रेड में था, तो बॉडी पार्ट्स 5 बताए हुए थे. घर पे उसने 10 और सीखे हुए थे. तो वो गया, उसने 3 जो है वो क्लास वाले बताए, बाकी उसने 2 जो है वो अपनी लिख लिए. उन्होंने मार्क्स काट दिए. पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, उन्होंने कहा ये तो मार्क्स कटेंगे, बिकॉज ये तो जो है ना जो 2 इसने किए हैं वो तो हमने क्लास में सिखाई नहीं है. एंड ही नीड्स टू लर्न कि जो आपको, सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ रोबोट्स दैट यू क्रिएट, कि यू नीड टू लर्न कि जो चीज़
सिलेबस में है उससे बाहर अगर बोलोगे तो दैट्स वेयर आपने रिसर्च वाला माइंड बंद कर दिया, आपने क्यूरियस माइंड बंद कर दिया, आपने कहा कि अच्छा क्रिएटिविटी राइट। अगर आप निज़ाम में जो है सिर्फ वही करोगे तो आप निज़ाम को बेहतर कैसे करोगे? जो पूरी दुनिया में जिस तरह होता है, इनोवेशन होती है, रिसर्च होती है, नई चीज़ें आती हैं, दैट्स व्हाई वी आर सो एंटी इनोवेटिव। वी जस्ट से कि यार इस तरह चलता है, ऐसे ही चलाओ। और मैं ये भी बोलूँगा ना कि इवन द टीचर्स themselves are not to blame, क्योंकि उनको इसी सिस्टम में बड़ा किया गया, उनको इसी सिस्टम में पढ़ाया गया। तो इन चेंजेस को लाने में इट्स एवोल्यूशनरी प्रोसेस, मेरे ख्याल से कुछ डेकेड्स लगेंगे, लेकिन कोई काम तो शुरू करे। आई डोंट नो, फ्रॉम व्हाट यू आर टेलिंग मी इट साउंड्स लाइक they're doing work. This is a really really great step. अगर वो मदरसे में साइंस भी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। नॉम चॉम्स्की अभी हबीब यूनिवर्सिटी में उसने I saw that. I've saved it. I'm going to be watching it tonight. I'm really looking forward to that. Is it available on YouTube? I'm pretty sure it is, yeah. Oh, yeah. How cool. So I recently asked someone who is connected to Abbey University, so they're going to be finding the link for me. तो उन्होंने भी यही कहा ना कि पाकिस्तान जो है इट यूज्ड टू बी अ कंट्री ऑफ नोबल लॉरिएट्स। तो कुछ हुआ है। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ वेट इन व्हाट यू आर सेइंग व्हेन यू आर सेइंग समथिंग हैपेंड इन द पास्ट 30 to 50 years, जिसकी वजह से एवरीथिंग फ्रॉम क्रिटिकल थिंकिंग टू डिबेट्स टू पब्लिक इंटेलेक्ट, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही हैं। डॉगमेटिक थिंकिंग रूट ले रही है, क्रिटिकल थिंकिंग की कमी आ रही है। अच्छा, ये इससे मैं प्रॉब्ली डिसएग्री करूँगा कि कमी आ रही है। मैं ये कहूँगा कि हम इस वक्त उस पीक पॉइंट पे हैं। हम 80s में हमने एक डायरेक्शन ली थी, आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन ली थी कि जी एक नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी लेंगे, और ये पूरी दुनिया में मुख्तलिफ एरियाज़ में ये चीज़ चल रही थी। ख़ासकर जो रशिया था उस टाइम के ऊपर, इवन भुट्टो और ज़ियाउल हक, मैं दोनों को साथ साथ करूँगा क्योंकि भुट्टो साइड पे एक एंगल पे लेकर गया था आपको कि जी नेशनलाइजेशन करके और वो सारा का सारा करके, और ज़ियाउल हक took the religious side and he combined that and took it forward. बट वो उसने बुनियाद रखी थी, बुनियाद रख के उसने किया क्या कि उस टाइम के जो बच्चे थे ना वो फिर आगे गए, और 90s जो था वो स्लो डाउन पीरियड था क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, और 2000s जो थे वो बेसिकली था जब आपके वो बच्चे पावर में आना शुरू हुए। तो आपको टेररिज्म नज़र आया, फिर आपको इंटॉलरेंस नज़र आई, आपको वो तमाम चीज़ें नज़र आई। मेरा मानना ये है कि वी हैव ऑलरेडी पीक्ड इंटॉलरेंस, पीक्ड नॉन क्रिटिकल थिंकिंग, पीक्ड all of those things in 2015. Okay. Now why 2015? Because 2014 में आपका हुआ था APS का अटैक, ठीक है? Right. APS के अटैक ने बेसिकली ना आपका नेशनल जो जैसे कहते हैं कि पूरा का पूरा जो सोल है ना अंदर वो हिलाई थी। Definitely, yeah. अच्छा, मुशर्रफ ने उसको, एक तो मुशर्रफ ने क्या कहते हैं कि मुशर्रफ ने उसको टेढ़ा करने की कोशिश की थी थ्रू हिज एनलाइटेंड मॉडरेशन, ठीक है? तो ऑलरेडी आपके पास, और मैं इसकी मिसाल हमेशा इस तरह देता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो थे ना वो 11 सितंबर 2001 में तमाम के तमाम तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है? और फिर 2010-11 तक आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुआ और मैसेज स्टिल उस टेंजेंट पे थे, फिर 2014 में मैसेज भी बदले। तो वो जो ऑलरेडी डायरेक्शन तो चेंज होना शुरू हो गई हुई थी थ्रू द हार्ड लाइनर पॉलिसीज और मुशर्रफ के जी जो हार्ड लाइन का एंटी हार्ड लाइन करो। बट 2015 में जाकर आपने रिजेक्ट करना शुरू किया। अच्छा, अब रिजेक्ट वो नहीं कर सकता जो कि ऑलरेडी ब्रेन वॉश हो चुका है। रिजेक्ट कौन कर रहा है? वो बेसिकली आपका अगेन नई जनरेशन से शुरू होगा। सो आपकी जो यंगेस्ट ऑफ द लॉट है, ठीक है, जो आपकी इवन अगर आप देखें ना जनरेशन जी जो है आपकी, वो जनरली इट्स अ बिट मोर एजियर, इट्स आस्किंग मोर क्वेश्चंस, इट्स रेडी टू, बिकॉज द ट्रॉमा वी ऑलरेडी डिस्कस दिस एज वेल, द ट्रॉमा दैट दे हैव सीन, दे आर नॉट रेडी टू टेक लाइक स्टैंडर्ड जो आपने दे दिया बस ये चुप करके वो सुन लो। लेकिन आई थिंक दैट्स अ लॉट ऑफ अर्बनाइज्ड किड्स लोकेटेड इन अ वेरी स्मॉल एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि व्हाट यू आर गोइंग टू, अगर तो मैं कहूँगा अगर वो अर्बनाइज ना होते, अगर वो मैसेज होती तो फिर तो मैं ये कहता कि अभी वो नीचे नहीं जा रहा, मैं कहता अब तो हो गया, फिर तो हम सेट हो गए। सेट तो हम तब होंगे जब हमारी मैसेज भी उस टेंजेंट पे आएंगी। बट जब आपके अर्बनाइज्ड किड्स जो हैं वो अब स्विच होना शुरू हुए हैं, आपकी स्कूलिंग सिस्टम के अंदर वो थॉट प्रोसेस गया है कि नहीं वी हैव टू रिजेक्ट दीज थॉट्स। अब हमारी ये मेन स्ट्रीम डिस्कशन, आज से 10 साल पहले हम इंटॉलरेंस नहीं डिस्कस कर रहे होते, हालांकि सोसाइटी उतनी ही इंटॉलरेंट थी। हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं ये प्रॉब्लम्स, हम अब उसके बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं, हम एक्टिवली अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। पॉडकास्ट देखेंगे 10,000 बंदा ये पॉडकास्ट देखेगा, वो सोचेगा, वो माइंडफुल होगा, वो अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और जगहों पर इस तरह से चीज़ें होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वेयर नाउ, सो व्हाट आई एम सेइंग इज इट्स नॉट इंक्रीजिंग, वी हैव टू बी वेरी, क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू क्रिएट दिस नेगेटिव वाइब कि यू नो द सोसाइटी, बट यू नो आई मीन डू वी रियली हैव एविडेंस दैट इट्स नॉट इंक्रीजिंग? Do we have evidence that it is? No, we don't, which is why I'm saying it's anyone's. What we can probably scale on is कि हम
ऑब्वियसली वो होगा, जैसे कहते हैं ना कि आप एक तबसरा देंगे. You know, I'm sorry, Yeah. no, go ahead. You speak first. मैं बोलता हूँ. तबसरा प्रॉब्ली देंगे, और तबसरा आप इस बेसिस पे देंगे कि इंडिकेटर्स क्या क्या हुए हैं और वो इंडिकेटर्स आपके माइंड को किस तरह से शिफ्ट करेंगे. सो वो इंडिकेटर्स फॉर एग्जांपल क्या क्या हुए हैं वो ये हैं कि जी हमारे पास APS का अटैक हुआ है, हमारे पास सोशल मीडिया की एक इन्फ्लक्स आया है जिसकी वजह से एक ओपन कॉन्वर्जेशन 13 से पहले आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी पूरे पाकिस्तान की वो कंट्रोल होती थी बाय द टॉप 1%. वही अखबारात में जाते थे, वही एंकर्स होते थे, वही सारे होते थे. अब वो फ़र्क हो गई. अब आपके ग्रुप्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रही है, फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू, अब टिकटॉक के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रही है और आप उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हो. मैं बार बार ये पॉडकास्ट में जिक्र करता हूँ कि आपकी जो टिकटॉक के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है वो इट्स नॉट समथिंग दैट इज ग्रोइंग, इट इज समथिंग दैट यू आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. सो वी हैव नेवर सीन दैट थिंग बिफोर इन आवर लाइव्स. नाउ दैट वी आर सीइंग दैट, नाउ दैट द इन्फॉर्मेशन इज फ्लोइंग, we're now understanding कि सोसाइटी क्या है, किस तरह. with more data we're going to be able to create better structures, we're going to be able to create better solutions. द अर्बन पहले आपका ये था कि आपके पास अर्बन क्राउड था जो कि अपनी मर्जी से स्विच करता था पेंडुलम की तरह, ठीक है, बट वो अपने ही साइलो के अंदर करता था. मैसेस को सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली पार्टी डिक्टेट करती थी कि आपकी जो है ना जो गवर्नमेंट्स हैं वो आएंगी और आके वो अगर अयूब खान कहेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो मैसेस कहेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन है. ज़ियाउल हक कहेगा कि इस्लामाइजेशन है तो मैसेस कहेंगे इस्लामाइजेशन है. एंड सेम विद यू नो मुशर्रफ. अच्छा, मैंने डिक्टेटर्स की मिसाल इस वजह से दी बिकॉज मैसेज डंडे पे चलती हैं. दैट्स वाई डेमोक्रेटिक लीडर्स हैव अनफॉर्चुनेटली बीन एबल टू कम्प्लीटली चेंज द डायरेक्शन एज रेडिकली, क्योंकि मैसेज को फिर आपकी जो अपर मिडिल क्लास है डेमोक्रेसी के अंदर हम जैसे लोग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के, क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं वो जाते हैं और जाकर ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम जाके मीडिया एंकर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं. हमारी वॉइस की वेटेज जनरली ज़्यादा होती है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है इस तरह की पॉडकास्ट करने की, तो हमारा पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करता है. डेफिनेटली. जो मैं अब देख रहा हूँ ना, व्हाट इज़ द पब्लिक ओपिनियन ऑफ द अपर मिडिल क्लास, उससे आपको समझ आ जाएगी कि आगे वाली डायरेक्शन में क्या होना है. एंड बी ओवरऑल सोसाइटी के वेरिएबल्स किस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, डज दैट आर दोज वेरिएबल्स अलाउइंग अस टू फॉर द अपर मिडिल क्लास टू क्रिएट बेटर स्ट्रक्चर्स or worse structures. Because we have now access to more information that helps us identify problems and create solutions for them, I believe that now we're going to go towards a direction. The Pakistan of 20 years from now is going to be much, much better compared to I really 2015. I really hope you're right. I really hope that you're right कि 2015 में peak कर गया and it's going to be, you know, I do have hope as well that it's going to be better. Now this could just be a matter of more reported cases coming out, लेकिन मैं जो religious intolerance की वजह से deaths देख रहा हूँ ना, those scare me. Right, 100%. And I see, मतलब this is just a personal opinion, maybe based on the social media bubble I am in, but I see that increasing. I'm not just talking about political intolerance या फिर ideological intolerance. I'm talking about intolerance that can get you killed. Right. A decade ago, were more people getting killed by religious ideology? Yes, they were. You had suicide bombings. Oh, definitely. Right. I get what you're saying. Right. So I know it's easy to get depressed because we have, and like you said, we have more reported cases. Yeah, that's what I'm saying. Yeah. So इससे पहले क्या होता था इस मुल्क के अंदर वह हमें पता ही नहीं था. हम अपने एक पर्टिकुलर क्लास के बबल में बैठे हुए थे और and that's why the masses hated us. The reason why they hated us was because हम अपने बबल में बैठ के हम कहते थे ये है मुल्क की, ये है इस तरह मुल्क है, और उनको होता था कि यार you don't know the reality we're living in, and now that the reality is in front of us, it's जिसे कहते हैं ना कि हम it's sickening for us. Right. You know, if you're actually right, when you put it like that, of course terrorism was far more rampant 10 years ago, और इसकी वजह से बहुत deaths हो रही थी. You're absolutely right. I think that if you put it like that, which isn't an incorrect way to put it, then definitely there's been a decrease. मेरे ख्याल से if it is accurate reporting or more sensationalized reporting that's happening now, even that isn't necessarily a bad thing because it's, like you said, it's making us aware of the issue. Absolutely. So I think one thing I can definitely, that I'm on the same boat as you are on, is that I also definitely have hope that in 20 years it's gonna get better. I just hate to see what we have to go through to get there. Yeah, obviously, I understand that. And I think उसमें फिर वही वाली systems की बात आती है कि do you want democracy which is going to be evolutionary,
और डू यू वांट डिक्टेटरशिप? अगर आपको ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में कि वी वांट क्विक चेंजेस, वी वांट टू कंप्लीटली चेंज द आइडियोलॉजीज ऑफ पीपल एंड उनकी ब्रेन वॉशिंग ख़त्म की जाए. तो अगर वो चाहिए तो फिर चाइना बनाए, कैंप्स बनाए, 1-1 लाख लोगों को कैंप्स में लेकर जाएं, उनको री एजुकेट करें और 3 महीने बाद दे विल बी फंक्शनल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, राइट? सो बट वी डू वांट डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी अनफॉर्चुनेटली मैसेस वुड वांट, वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता चेंज होंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरह होंगी. तो आई डू सी के 20 साल बाद चेंजेस आएंगी. डिसअपॉइंटमेंट मुझे भी हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इवन करंट गवर्नमेंट के साथ, आई एम अ वोटर ऑफ द PTI. They took a lot of stances at certain areas जहाँ पर आपको रियलाइजेशन हुई कि अच्छा, दैट्स, उसमें आप डेमोक्रेसी को भी ब्लेम कर सकते हैं, सिस्टम को भी ब्लेम कर सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि यार ये तो उनकी मजबूरी थी. और ये मैं इस मजबूरी में सिर्फ PTI को नहीं, आई हैव स्टार्टेड टू एम्पथाइज विद पीपल्स पार्टी एंड PMLN एज वेल, इन टर्म्स ऑफ कि नवाज शरीफ को सर्टन टाइम्स में क्या चीज़ें करनी पड़ी जो मुझे बुरी लगी, वो मजबूरियाँ थी उसकी, बेनज़ीर को मजबूरियाँ थी. तो वो सिस्टम्स में वो होता है. बट मैं हमेशा ये कहता हूँ बॉटम लाइन के ऊपर, लोग कहते हैं कि यार 2010 जो था वो 1990 से बहुत बदतर था. तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार वो इट वाजंट द पॉलिसीज ऑफ 2000s, इट वाज द पॉलिसीज ऑफ द 80s दैट वर कमिंग इन 2000. पॉलिसीज के अलावा व्हेन समवन सेज दैट, तो इस चीज़ को कंपेयर करना बहुत मुख्तलिफ होता है, क्योंकि आप उन वेरिएबल्स को कैसे, मतलब जस्ट एज फ्रॉम अ रिसर्च पर्सपेक्टिव आप उन चीज़ों को कंपेयर कैसे कर रहे हैं. सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हैज वैल्यू. But on what metric do we also measure how things, which is why it's so difficult to have these conversations. Are things better in this regard or that regard? क्योंकि हम इतने factors देख ही नहीं रहे होते. हाँ, और अगर आप ठीक है numbers को उठाओ at the end of the day, मैं even anecdotal भी उठा लूँ, लोग मुझे anecdotal पे बोलते हैं, मैं anecdotal भी उठा लूँ यार. आपकी जो working class थी वो पहले वो पैदल आती थी, फिर वो साइकिल पे आना शुरू हुई, फिर वो बाइक पे आना शुरू हुई. Exactly. उनके घर जो थे मिट्टी के होते थे, फिर पक्के हो गए, फिर फ्रिज आ गया, फिर TV आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बेहतर होना शुरू हो गया. तो ऑन सम लेवल चीज़ें तो बेहतर हुई हैं. आप कैसे कह सकते हो कि यार चीज़ें बेहतर नहीं हुई? सबके लिए नहीं हुई, लेकिन मेजॉरिटी के लिए वो गई. हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हो कि बहुत बेहतर नहीं हुई वर्सेस कम बेहतर हुई. तो येस, मे बी पॉलिसीज वर बेटर. द आइडिया, द ओनली रीज़न वाई मैंने डिसएग्री किया था ना आपके उससे कि इट्स गेटिंग वर्स इज़ बिकॉज दैट ये जो लैंग्वेज है ना, उससे होता क्या है कि एक आम बच्चा जो देख रहा है ना, वो फिर उसके दिमाग में ये आता है इट्स गेटिंग. देखिए, आपके दिमाग में 3 चीज़ें आ सकती हैं. Either it's not changing at all, either it's getting worse or it's getting better. If it's not changing at all, ठीक है, तो then you can either be complacent, in which case what you're going to do is you're going to be like, ठीक है, I'm going to keep on doing what I'm doing, and I'm going to then be a part of the system as well. मुझे वो भी detrimental लगता है. If it's getting worse, then what you're going to do is you're going to stop performing. You're going to say कि if it's going to get तबाही होनी है, तो मैं कोशिश भी क्यों करूँ? And then you probably want to move out of the country if you have the istitat, and if you don't, you're just like whatever, कहीं से बस वो जो lazy attitude कौम का है ना, कि बस कोशिश बस बामुश्किल बेयर मिनिमम कर लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे what am I doing it for? And the third is कि it's getting better. जो it's getting better है ना, वो जितनी भी आप developed nations में जाएंगे, उनके अपने बहुत मसाइल होंगे, but the fundamental ideology is always कि we are going to make it better. Isn't that everywhere? Not in Pakistan. You don't think so? Not at all, because हमने मेन स्ट्रीम में ये सेल किया है. हम we thrive on hopelessness. That's true. I'm not going to disagree with that. That's very true. We thrive on hope. सिंपल सी मिसाल है, पाकिस्तान एक सैटेलाइट भेजता है, नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि इंडिया मरीख पे भेज चुका है, आपने सैटेलाइट भेज के बड़ा छतें फाड़ ली. पाकिस्तान जो है वो जब कहता है कि जी हमारे वहाँ पर इलॉन मस्क कुछ करता है ना, तो सेल्फ डेप्रिकेटिंग पाकिस्तानी विल से कि वो इलॉन मस्क क्या कर रहा है और यहाँ पर हमारे मौलवी क्या कर रहे हैं. यार यहाँ पर आपकी जो मौलवी कर रहे हैं ना, वहाँ भी एलेक्स जोन वही कर रहा है, क्योंकि वो उनका मौलवी है. ठीक है, सो मौलवी को मौलवी से कंपेयर करो, साइंटिस्ट को साइंटिस्ट से कंपेयर करो. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अ कंट्री विद सो मच GDP एंड सो मच रिसोर्सेज, ऑब्वियसली उनका इलॉन मस्क वो करेगा. हमारी रिसोर्स के हिसाब से हमारा इलॉन मस्क ढूंढो और उससे देखो वो क्या कर रहा है, और कर रहे हैं लोग बहुत चीज़ें. पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे ये आएगा कि अगर अमेरिका ने ये सोचा होता ना कि जिस वक्त टाइम उनकी औरतों को वोटिंग का राइट नहीं था, उन्होंने सोचा होता कि तुम जैसी घटिया नेशन जो है उसके बाद तो औरतों का वोटिंग का राइट सीन ही कोई नहीं है, दे वुड नॉट बी वेयर दे आर टुडे. What they said, they scale themselves on themselves, not on the world. So, I mean, what it sounds like you're saying is that hope brings a lot of power. Yes. I agree. And you can't change yourself without hope. I mean... Without a doubt. Without a doubt. Hope is definitely a necessity. Yeah. Yeah. I think that even if, for many people, if they do take the position of hopelessness, there are some people, I think, who even push through that and say, well, if it's hopeless, I'm going to bring hope.
Yeah. There's a few people, Definitely. but of course those are far and few. Yeah. So I think definitely hope plays a very very large role in bringing any sort of even internally personal change. Yeah. उसके लिए भी आपको किसी ना किसी hope कि I can change की Exactly, ज़रूरत है, you know? exactly. So yeah, but anyway, this is an interesting conversation. Yeah. Thank you so much, Ali, for coming in. Thank you. And we're going to see you guys once again next week on Wednesday, inshallah. So thank you so much for watching. This was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. And I'll see you in the next one.